हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी सिखाने के लिए समय समय पर बहुत सारे वीडियोस और वीडियो कोर्सेज आपके सामने लेकर के मैं आता रहूँगा। और आप स्कूल के विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए ये लाभदायक है, और यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, संस्कृत अथवा हिंदी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए इस चैनल पर आने वाली वीडियोस बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। और हम एक धार्मिक पुस्तक कुछ धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करके और उसका अर्थ सहित व्याख्या जो संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से होगी उसको भी इस चैनल पर डालेंगे। हेलो एवरीवन, I welcome to all of you on my this YouTube channel. And here, who want to learn Sanskrit, those he may be students, school student, or working professional who want to learn Sanskrit for any purpose, he may also get benefit from this channel. And I will provide here classes bilingual in English medium and Hindi medium also. Who don't know Hindi, they maybe also get they will also get beneficial benefit from this channel. So if you want to learn Sanskrit or Hindi, so you are requested to follow consistently this channel, and please subscribe and press bell icon so you will be notified for with new videos. uh, thank you so much. Today we will start a chapter of alphabets. This is in Hindi medium. Next time this video will be provided in English medium also. मित्रों नमस्कार। आज मैं हिंदी और संस्कृत भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूं। वर्णमाला यह बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपका स्तर कुछ भी हो सकता है। आप हिंदी और संस्कृत भाषा सीख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और यदि आपको अच्छी जानकारी है भाषा की तब भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कृपया ध्यान से देखिएगा वर्णमाला। इसमें कई बार अक्सर ऐसा होता है कि काफी बड़े स्तर तक पढ़ते जाते हैं, किंतु ये कुछ इसमें रह जाते हैं विषय जो छूट जाते हैं, एक आधी चीजें इसकी और को लेकर संदेह बना रहता है, तो ध्यान देंगे। पहले हम वर्णमाला में कितनी चीजें होती हैं। इसमें होता है स्वर, देखते हैं, इसमें होता है स्वर होता है, फिर स्वरों के साथ एक होता है अनुस्वार, जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ऐसे दो शब्द होते हैं अयोगवाह, मैं लिख देता हूं पूरा, अयोगवाह। ठीक है, इसमें दो बिंदु होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग, विसर्ग। ठीक है, अब इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है, उसे वो होता है व्यंजन। व्यंजन, और एक व्यंजन के साथ एक और चीज होती है, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ठीक है, मिश्र वर्ण या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण उसके लिए अधिक शब्द प्रयोग होता है, तो हम वही लिखते हैं, व्यंजन और संयुक्त वर्ण। इसमें स्थान भेद के कारण दो वर्ण और जोड़ दिए गए हैं, जुड़ गए हैं, जो उन्हें कहते हैं उच्चित। उच्चित,
उच्छिष्ट वर्ण। तो ये इतनी चीजें इसमें रहती हैं महत्वपूर्ण। अब हम एक एक को देखेंगे। पहले स्वरों पर आते हैं कि स्वर कितने हैं। स्वर किन्हें कहेंगे? तो स्वर कहेंगे उन्हें जिनके उच्चारण ऐसे हमारे कंठ से निकलने वाली ऐसी सामान्य ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य स्वरों की या अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती। जो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं उन्हें हम स्वर कहेंगे। स्वतंत्र हैं उनको ही, स्वतंत्र ध्वनियां हैं उनको ही हम स्वर कहते हैं। जैसे अब स्वर बहुत सारे होते हैं, आ ई उ ए ओ अं आ, इस तरह बहुत अंग आ ई, फिर इनका दीर्घ ह्रस्व, ऐसा करके बहुत सारी और भी ध्वनियां होती है जो जिनको हम पहचान सकते हैं। किंतु भाषा में सभी का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में जिन स्वरों का प्रयोग किया गया है ऐसे स्वरों की संख्या यहाँ पर हम बताते हैं। तो 5 मुख्य स्वर हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। अ, ई, उ, री और री। संस्कृत भाषा में आते हैं तो ये 5वां स्वर है और हिंदी भाषा में 4 ही है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अ, ई, उ, री और री। फिर इनसे मिला करके कुछ और भी स्वर बन गए, कुछ और भी स्वर बनते हैं। जैसे इसका दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व स्वर इनको कहा जाता है। ये 5 स्वर ह्रस्व हैं। ह्रस्व अर्थात छोटे, ठीक है, छोटे स्वर हैं। फिर इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है, इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। फिर दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ का दीर्घ होता है आ का दीर्घ होगा आ, ई का दीर्घ होगा ई, उ का दीर्घ होगा उ और री का दीर्घ होगा। ये ऐसे ही लगेगा, इसमें थोड़ा सा नीचे डंडी लगा के फिर इस तरह हम टा के जैसा बनाएंगे। तो ये होता है दीर्घ री, ठीक है। और री को हम छोड़ देते हैं। तो ये 4 दीर्घ। फिर इनसे कुछ संयुक्त वर्ण बनते हैं। अ और ई मिला करके बनते हैं ए, आ और दीर्घ ई मिला करके बन जाते हैं अए, ठीक है। फिर आ और ऊ को मिला करके बनते हैं ओ, और फिर आ और ऊ को ही मिला करके बनता है औ। तो अब हम देखते हैं कुल कितने स्वर हो गए। 4, 4 8 और 4 ये 12। अब इसका भी दीर्घ हम वर्णमाला में नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो इसका भी दीर्घ हम जब वर्णमाला में नहीं गिनेंगे तो ये 11 स्वर हो जाएंगे। तो इंटरव्यू में प्रश्न भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि कितने स्वर होते हैं, तो वहां पर हमें 11 स्वर बताने होते हैं हिंदी भाषा में। और री को अलग से आप कोट कर सकते हैं कि री भाषा संस्कृत में मानी जाती है। तो री भी स्वर होता है, तो उसको मिला करके 12 होता है, अन्यथा 11 स्वर होते हैं। और ह्रस्व कितने हैं तो वहां भी आप अलग करके बताएंगे। री को मिलाकर 5 होते हैं, अन्यथा 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। और यही 4 मूल स्वर होते हैं। संस्कृत भाषा में 5 मूल स्वर होते हैं, अ ई उ री री। फिर इनके दीर्घ आ ई उ, इन तीनों के, और री का दीर्घ री। फिर संयुक्त फिर और दीर्घ व्यंजन में आ जाते हैं। इनका संयुक्त व्यंजन है यह है ए ऐ ओ औ। तो ये हो गए 4 3 7 4 11। तो कुल हमने स्वर देखे कितने हैं? 11। इनका ध्यान रखेंगे। अब फिर आते हैं अयोग वाह। अब ये 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है
इसको हम मिटा दें या आगे करें? इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक क्रम है, उस क्रम में लिख देते हैं। ये तो हमने आपको बताने के लिए बताया, अब एक क्रम में लिख देते हैं एक बार, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि लिखना कैसे है, किस क्रम में लिखना है। और ये ह्रस्व दीर्घ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसका केवल एक बार स्पेलिंग देख लीजिए, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ। एक और होता है जो और दीर्घ, दीर्घ को भी लंबा खींचते हैं। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, ओ सुनना, तो हम वहां पर और दीर्घ करते हैं, तो वहां पर एक और स्वर होता है, उसको कहते हैं प्लुत। तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इनके परिभाषा क्या है? ह्रस्व एक मात्रा के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय लेने वाला वर्ण ह्रस्व वर्ण कहलाएगा। और दीर्घ वर्ण उसे कहेंगे, दीर्घ स्वर उसे कहेंगे जो दो मात्रा का समय लेने वाला हो। और प्लुत उसे कहेंगे जो दो से अधिक मात्रा का समय लेने वाला है, 2+, दो से अधिक लेने वाला हो, 3, 4, 5 जितना भी हमारी आवश्यकता है। जैसे ओम, हमने लंबा ओम कहा, ठीक है, तो वो प्लुत स्वर में आएगा। इसको लिखते हैं इस तरह से है, जैसे ओ लिख दिया तो इसका चिन्ह ऐसे होता है, 3 बनाते हैं हिंदी का। तो ओम, अब आपने बहुत जगह देखा होगा ओम इस तरह से लिखा था, ओम, तो इसको लंबा खींचना पड़ेगा, ओम, ऐसे लंबा। इसको ओम नहीं बोलेंगे, इसको ओम इस तरह बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम वर्णमाला अपनी लिख लेते हैं। कितने हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसके बाद दो अयोगवाह हैं, इनको कहते हैं, एक को कहते हैं अंग, जो है अनुस्वार, अनुस्वार इसको कहते हैं क्योंकि स्वरों के बाद आता है, और स्वरों के ही स्वरों के साथ ही आता है। और और इसके अलावा बिना स्वर के इसका उच्चारण भी नहीं होता है। ठीक है, फिर एक और है अह, अह, इसको विसर्ग कहते हैं। इनका इसका चिन्ह है 2 बिंदियां, इसका चिन्ह है 1 बिंदी। इन सब की मात्रा आपको पता होगी, नहीं है तो एक बार इनकी मात्रा भी हम बता के चलते हैं। इसकी मात्रा लिखेंगे हम सिंपल ऐसे, जो बिंदी होती है उस जो कहते हैं, इसे पड़ी लाइन कहते हैं, पड़ी लाइन के ऊपर एक बिंदी होती है, इसमें छेद नहीं होता बल्कि पूरी बिंदी होती है। जैसे मैंने ये लाया, ये गलत है, लेकिन अभी वही उचित था, इसलिए हमने इसे, विसर्ग में भी बीच में बिंदी नहीं हो, बीच में छेद नहीं होता। ठीक है, पूरा फिल भरी हुई बिंदी होती है, ये होता है अनुस्वार। और विसर्ग की मात्रा ऐसे लगी होती है, जो भी अच्छा लिखा है, रामा लिखना है तो राम के बाद विसर्ग लगा रहेगा, रामा बन जाएगा वो। ठीक है, इसका उच्चारण आएगा अह, आधे आ की, आधा आ हा की तरह अह। ठीक है, इसकी मात्रा, इसका सामान्य जो इनकी मात्राएं भी हम लिख देते हैं, इसका ऊपर लिखते हैं। इसकी मात्रा सिंपल जो मुंडी, इसको इसी को अ की मात्रा मान लेते हैं कि वर्ण पूरा, यदि कोई वर्ण पूरा है तो उसमें अ अपने आप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी मात्रा लगाने के लिए कोई भी व्यंजन लिखने के बाद उसके बाद इस तरह से एक डंडी पड़ी होनी चाहिए, तब ये जाके दीर्घा की मात्रा होगी। छोटी ई की मात्रा डंडी के ऊपर से आगे की तरफ से, वो वर्ण लिखने के आगे, जैसे विसर्ग में हमने ये लिखा, ये पहले से आगे से आके इस तरह से लग जाएगी, तो ये छोटी ई की होगी। और यदि वही
दाएं से बाएं आ रही होगी तो उसको बड़ी ई की हो जाएगी और ये उसको टच करेगी। ठीक है, जैसे होनी चाहिए बड़ी ई हो जाएगी। फिर छोटा ऊ की वह वर्ण पूरा लिखने के बाद उसमें नीचे छोटा इस तरह से एक ये लग जाएगा। जैसे का में लगाना है तो का हमने लिखा पूरा, का लिख के और का के नीचे इस तरह लगा दिया। ठीक है, पा के नीचे लगाना है, पा लिखा, पा के नीचे ऐसे लगा दिया हमने, ये हो गया ऊ। तो ये होता है छोटा ऊ की मात्रा। फिर इसी की तरह इसमें बड़ा ऊ की मात्रा कैसे आएगी? बड़ा ऊ की मात्रा आएगी ऐसे। ठीक है, जैसे का पे लगाना है तो ये, पा पे लगाना है ये इस तरह से। ठीक है, फिर री की मात्रा कैसे आती है? री की मात्रा इस तरह आती है और ये वर्ण के नीचे आती है, जैसे ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये हो गई री की मात्रा। फिर ए की मात्रा कैसे आती है? ए की मात्रा, ए की मात्रा आएगी, आप इसके नीचे लिखना, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ चारों की। ठीक है, चार ही मात्रा लिखनी, इतना समय अंतर यहाँ पे समय वो है स्थान, इसलिए एक ही लिखेंगे। जिस तरह पूरा वर्ण लिखने के बाद एक मात्रा इस तरह से ऊपर, ये दाहिने से बाएं की तरफ झुकी हुई होगी, जैसे के, पे। ए इसका उच्चारण होता है, अंग्रेजी वर्ण का ए, इसका उच्चारण होता है। फिर एक और अगली मात्रा है अय। अय में क्या होता है? दो। इसका अंग्रेजी मात्रा का, अंग्रेजी का ए और आई, ये दो इसका उच्चारण होता है अय। फिर ओ है, ओ में इस एक बड़े आ की मात्रा लगेगी और उसमें ये लगेगा जैसे ये को, और इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण होगा ओ, अंग्रेजी का ओ इसका उच्चारण होता है ओ। फिर औ है, इसका अंग्रेजी का ए और यू इसका उच्चारण होता है और इसकी मात्रा होती है औ। आ पर दो मात्राएं होती हैं, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये इसकी मात्रा होती है। ये अनुस्वार और विसर्ग की मात्राएं होती हैं। अब जैसे औ की लगी होगी तो कौ पौ, ये हो जाएगा औ। इसका उच्चारण होता है आ उ औ, मिलाकर बना है। ये थोड़ा पहले ध्यान नहीं था, नहीं तो हम एक वर्ण के साथ साथ लिखते चलते, लेकिन अभी भी लिख दिया है, आप इसको आगे पीछे करके लिख लीजिए। ठीक है, ये है स्वर। अब स्वरों के बाद हम चलते हैं व्यंजन पर। ये आपने लिखे लिए होंगे, इसको मैं करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इनमें कई बार बड़े स्तर पर पहुंचकर भी ये छोटी छोटी चीजें नहीं ध्यान आती है, इग्नोर कर देते हैं हम। जब छोटे होते हैं तब पढ़ाई जाती हैं तो उस टाइम इग्नोर कर देते हैं, तो उसका नहीं ध्यान आती। या जो नए लोग नई भाषा सीख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो इसको देखेंगे व्यंजन क्या होता है। व्यंजन, खाने वाले हम भोजन को भी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या है? व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जब हमारे कंठ से कोई ध्वनि निकलती है तो या तो कहीं वायु टकरा रही होती है, तो वायु जहां कंठ के ऊपर जहां टकरा रही होती है उनसे निकलने वाले वर्णों को उनका ही वर्ण मान लेते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। और जो वायु प्रायः नहीं टकराए, बिना टकराए हुए निकलती है या स्पष्ट रूप से टकराती नहीं हो, उनको स्वर कहा हमने। और जो टकरा कर निकलती हो उनको हम व्यंजन कहेंगे। अब व्यंजन हिंदी और संस्कृत भाषा के गिने जाते हैं, वो कितने गिने जाते हैं, कैसे हैं, हम उनको धीरे धीरे एक एक को जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 5 वर्गों में बटे हुए पहले 25 वर्ण हैं। ठीक है, क, ख, लिखावट भी ध्यान दीजिएगा, ग, घ,
घा इसको कहते हैं, कई लोग इसको धा बोलते हैं, कई लोग इसको द्या बोलते हैं, लेकिन इसको घ बोलना है। क ख ग घ। और एक और ये वर्ण है, इसको बोलते हैं अंग। इसको भी स्थान में मैंने कई जगह देखा, बहुत जगह अलग अलग चीज। इसको बंगाल में बच्चे उमा पढ़ रहे, उमा। और इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अण बोलते हैं, लेकिन ये अंग है। गंगा में दोनों गा के बीच में जो बिंदी आई है वो ये है, अंग। अंग की बिंदी की तरह आता है गंगा। ठीक है, तो क ख ग घ अंग। फिर इसके बाद अगला एक और वर्ग आता है। ठीक है, च छ ज झ इयो। च छ ज झ इयो। फिर इसके बाद एक और वर्ण आता है, ट ठ ड ड। और एक आता है ढा। इसको कहते हैं अण। अंग इयो अण। ट ठ ड ढ अण। फिर आता है त थ द ध न। इसके बाद एक और वर्ग आता है, प फ ब भ म। तो ये 5-5 का वर्ग बना हुआ है 25 वर्णों का। ठीक है, इनको विशेष रूप से इनको संस्कृत भाषा में इसको कवर्ग, का से कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, ता से तवर्ग, पा से पवर्ग। संस्कृत भाषा में आगे इनको लिखा मिलता है कु चू टू तू पू। कु मतलब हो गया कवर्ग, चू मतलब चवर्ग, टू मतलब टवर्ग, तू मतलब तवर्ग, पा मतलब पू मतलब पवर्ग। तो ये हो गए। अच्छा, इसके ही दो वर्ण जो हैं, ड और ढ, इनको कुछ जब प्रयोग में आते हैं, लेकिन वो इधर पढ़े नहीं जाते हैं, इन वर्णों में अलग से वो पढ़े जाते हैं। तो उनको मैं लिख देता हूं। इसको बोलते हैं ड। ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं, ये बन जाता है ड, जो पेड़ में लिखा जाता है, पेड़। ठीक है, और पेड़ में, लड़ाई में इसका प्रयोग किया जाता है। पेड़ ह आता है, इसको चढ़ना, कढ़ना, गढ़ना, गढ़, इन शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं ढ। इसमें भी ढ के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, ढ। इसी को उच्छिप्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, जिह्वा ऊपर से तुरंत नीचे आती है। ठीक है, ड़ ऊपर जाती है, ऊपर से तुरंत नीचे आती है, तो इसीलिए इसको उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, फिर त थ द ध न प फ ब भ म, ये ओष्ठ वर्ण है पूरी तरह से। पाप, इनको उच्चारण करने में हमें अपने होठों का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और पूरी तरह मिलाना चाहिए। पा फा बा भा मा। यदि हम इनके उच्चारण में पूरी तरह होठ नहीं मिलाएंगे तो ये होठ, ये वर्ण, इनका सही उच्चारण नहीं निकल सके। जैसे फा को बहुत लोग फा बोल देते, फा, लेकिन वो फा बोलेंगे तो वो उर्दू का नुक्ता हो जाता है वहां पे, और वह गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें फा नहीं बोलना है, पा फा बा भा मा, इस तरह से ही बोलना है। और इसी तरह ये कब, अभी इसके उनके उच्चारण स्थान मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। फिर भी एक बार अब जिक्र आ गया है तो हल्का बता देता हूँ। इसको कंठ से निकलते हैं, इसलिए इसको कवर्ग कहा गया है। कंठ वर्ण है ये, क ख ग घ। आप इनको उच्चारण करें तो देखिए हमारे कंठ से यहाँ से आवाज आ रही है, ध्वनि निकलते हुए हवा यहां से टकरा रही है, वायु। क ख ग घ अंग। फिर कंठ के बाद आता है तालु, सॉरी,
फिर कंठ के बाद आता है तालु, च छ ज झ ञ। तालु कहते हैं हमारे जीभ के ऊपर के स्थान को तालु कहते हैं। इसमें ही अंदर सबसे ऊंचा स्थान जो है उसको तो मूर्धा कहते हैं, और जो थोड़ा नीचे का स्थान है उसको तालु कहते हैं। फिर ट ट ठ ड ढ अण, ये मूर्धा स्थान का है। दंत है त थ द ध न, ये बिल्कुल दांत से, दांत की जड़ में या मसूड़ों से, मसूड़ों के पास जीह्वा टकराती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। ये तो होंठ से उच्चारित होते हैं और स्वरों में भी बटे हुए हैं। उनको उच्चारण स्थान का मैं अभी इस वीडियो में और आगे बताऊंगा, तो उच्चारण स्थान पे अभी नहीं आते हैं। फिर इसके अलावा व्यंजनों में दो चीजें और भी होती हैं, ठीक है। वो दो वर्गीकरण और होता है, व्यंजन ही होता है वो, लेकिन वर्गीकरण का एक और होता है, और वो है अंतस्थ, अंतस्थ और ऊष्म, ऊष्म। ये व्यंजन का ही पार्ट है, तो लिख लेते हैं। य र ल व। इसमें क्या है, वायु अंदर रह जा रही है, कहीं बाहर टकरा के ज्यादा जा नहीं रही, इसलिए इसको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। या रा ला वा, हम वायु को मुंह में ही घुमाते हैं इन वर्णों के उच्चारण के समय में, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। फिर ऊष्म वर्ण, इनसे इनके उच्चारण करने में गर्म वायु मुंह से बाहर निकलती है, घर्षण करते हुए, घर्षण अर्थात घिसते हुए, फ्रिक्शन करते हुए, तो इनको ऊष्म वर्ण कहा गया। अगले वर्ण ये हैं, सॉरी, श श सा हा। अब इसके उच्चारण में कुछ स्थान के कारण कई जगह के लोगों को इसका उच्चारण कभी भी नहीं आ पाता है। मैं बताता हूं, ये तालव्य सा है। आपको उच्चारण स्थान मैं बताऊंगा तब इनका और स्पष्ट करूंगा। अभी फिलहाल ये तालव्य सा है, और ये हमारे तालु कहते हैं हम। जब आगे जाते होस्ट के बाद दांत आते, दांत की जड़ों पर जब जीभ टच करते हैं उन वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है, और दंत के बाद फिर थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वो होता है तालु, और अंदर हमारे शरीर के, हमारे जीभ के ऊपर सबसे ऊपरी हिस्से पर जब जाते हैं तो वहां पर उसे मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ पर ये उस तालु में टच करेगा तो ये तालव्य सा इसको कहते हैं। यहाँ इसके उच्चारण में हम जिह्वा को मूर्धा में स्पर्श स्पर्श करेंगे। इसके उच्चारण में हम अपनी जिह्वा को दांत के दंत्य स्थान जो है वहां पर स्पर्श करेंगे, और इसके उच्चारण में हम अपनी जिह्वा को कंठ में स्पर्श करेंगे। श स शा शा सा हा। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हो गए। तो अभी कितने वर्ण हो गए अपने कुल, इन ये अलग से है, इनको हम वर्णमाला में नहीं गिनते हैं। तो यदि कोई ये हमसे प्रश्न करता है कि कुल कितने स्वर हैं, तो हमें उत्तर देना है 11, और कुल कितने व्यंजन हैं तो कहते हैं तो ये हैं 25, और ये है 8, 33 वर्ण हैं। फिर इसके अलावा संयुक्त वर्ण और आ जाते हैं, तो 4 भी हैं, वैसे 3 भी है, पर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग विषय है। 6 एक वर्ण है, ये बना है, यहां पे लिख देता हूं, क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, ये बना है का, और मूर्धन्य श से मिला करके बना है, ठीक है, और क्ष, तो ये होगा क्ष। और फिर एक है त्र, ये ता और राम, ये ता
और र से मिलकर बना है त्र। फिर एक और वर्ण है ज्या, इसको ज्ञा बोलते हैं बहुत से लोग, विद्वान भी। और यह अब इतना चल पड़ा है कि इसको ज्ञा ही बोला जा रहा है। ज्या बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। और अभी कुछ सालों में तो अब संस्कृत फिर से राइज हो रही है, तो इसको ज्या बोलने लग गए हैं। अन्यथा 10-15 साल पहले तक तो अच्छे अच्छे विद्वानों को भी इसमें इसका नहीं पता होता था कि ये क्या है, ये ज्या है कि ज्ञा है। तो इसको ज्ञा बोलते थे, ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञान, यही सब बोलते थे, संज्ञान, ज्ञान। लेकिन अब इसको ज्या बोलना है, ज्या, क्योंकि ये बना है आधा ज और इया से मिलकर बना है, आधा ज और इया से बना है, ये वाला इया, इसलिए इसको बोलेंगे ज्यंग। फिर एक और संयुक्त वर्ण गिना जाता है, ये बना है तालव्य सा, तालव्य श, सॉरी, ये बना है तालव्य श, ठीक है, और रा से मिलकर के बना है। यहां पे से रा लगा दिया जाता है, तो ये बनता है स्र। श्री, श्रीमती आदि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, स्र। तो ये बहुत जगह नहीं, मतलब हर वर्णमाला की पुस्तक में ये नहीं लिखा रहता है, इन छात्र ज्या ये तो लिखा ही रहता है। तो इसलिए संयुक्त वर्णों को फिर भी हम अलग रखेंगे और मिला भी सकते हैं। संयुक्त वर्ण अपने हो गए हैं 4, ठीक है, 3 या 4, आप जो भी है। जब यदि आप इंटरव्यू में इनका उत्तर देने वाले हैं तो आप स्पष्ट करेंगे कि 4 संयुक्त वर्ण हैं, क्ष, त्र, ज्यों, स्र। और 2 उच्छिप्त वर्ण हैं, ड़ और ढ़। और इनको हटा दें अगर हम, तो हमारे 33 व्यंजन और 11 स्वर, 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग, ठीक है। और सबको अगर मिला लेंगे, 1 अनुस्वार हो गया, 1 विसर्ग हो गया, व्यंजन हो गए 33, संयुक्त वर्ण हो गए 4, ठीक है, अंतस्थ वर्ण हो गए 4, ऊष्म वर्ण हो गए 4, उच्छिप्त वर्ण हो गए 2। तो ये इतनी हमारी वर्णमाला है। अब इनका उच्चारण स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उच्चारण स्थानों पर आएंगे, उच्चारण स्थान करेंगे फिर से। तो अभी इस वर्णमाला को ध्यान दीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यदि और भी आप लोग यदि चाहते हैं संस्कृत और हिंदी का कोई भी विषय जो आप समझना चाहते हो, आप कमेंट में लिखेंगे तो हम उसका वीडियो बनाएंगे, और आपको बेसिक लेवल से लेकर के और एडवांस, यानी कि जितने भी उच्चतम स्तर तक, जहां तक आपको आवश्यकता होगी, वो सब की जानकारी विधिवत और ऑथेंटिक तरीके से दी जाएगी।